नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। राहुल गांधी की पीठ में खंजर। इंडी गठबंधन के वो नेता जो नरेंद्र मोदी को ऐसा लग रहा है पीएम बनाकर मानेंगे, आज उनकी बात है। केजरीवाल और अखिलेश ने वो काम कर दिया कि मोदी बम बम होंगे भैया, एकदम चमचम। इसके अलावा 2024 में चाय वाला नहीं, वो आटे वाला जो होगा देश का प्रधानमंत्री, आज उसके बारे में बताऊंगा। केजरीवाल के साथी उनके जेल जाने की तैयारी में क्या क्या कर रहे हैं, सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। इसके अलावा वो फिल्म स्टार जो महादेव ऐप के चक्कर में जेल जाएंगे। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनको महादेव ऐप के 508 करोड़ मिलने का सच क्या है, आज इसका चैप्टर भी होगा। वो कौन है जो लाखों सांपों की खेती करके करोड़ों कमा रहे हैं, आज उनसे मिलवाऊंगा आपको। न गेहूं न धान, सांप की खेती करने वाले मालामाल किसानों का चैप्टर लेकर आया। और आखिर में हिस्ट्री का चैप्टर, हिंदुओं के कटे सिर की मीनार खड़ी करने वाले क्रूर बादशाह का चैप्टर। और आखिर में किस्सा अनसुना, वर्ल्ड कप में विकेटों की झड़ी लगाने वाले मोहम्मद शमी का एक अनसुना किस्सा सुनाऊंगा। लेकिन पाठशाला में पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन कर लेते हैं, फिर पहला चैप्टर खोलेंगे। इजरायल और हमास की जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से फोन पर बात की। दोनों नेताओं के बीच आतंकवाद पर चर्चा हुई, हिंसा और तनाव बढ़ने से रोकने पर चर्चा हुई। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने सीजफायर की बात की, शांति बहाली और स्थिरता पर जोर दिया। इजरायल की सेना ने गाजा पट्टी में एक बड़े शरणार्थी कैंप को निशाना बनाया। इजरायल के लड़ाकू विमान ने अल बुरेज में बने शरणार्थी कैंप में बम गिराया, जिससे वहां 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए। ईरान समेत कई देशों ने इजरायल के इस हमले की निंदा की। राहुल गांधी ने उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पहुंचे हैं और दर्शन और पूजा के बाद श्रद्धालुओं को चाय और प्रसाद बांटते नजर आए। राहुल गांधी ने चाय बांटने के साथ ही लोगों के साथ सेल्फी ली। कांग्रेस ने राहुल की इस पहल को चाय सेवा नाम दिया है। दिल्ली में प्रदूषण के बाद मचे हाहाकार के बीच दिल्ली सरकार ने एक बार फिर ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने का फैसला किया। 13 से लेकर 20 नवंबर तक राजधानी की सड़कों पर गाड़ियों के लिए नियम लागू रहेगा। इसके साथ ही दिल्ली में 10वीं और 12वीं को छोड़कर सभी क्लासेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। यह आदेश सरकारी समेत प्राइवेट स्कूलों पर लागू है। सभी स्कूल 10वीं और 12वीं के बच्चों की क्लास ऑनलाइन या फिजिकल कराने पर फैसला ले सकते हैं। क्रिकेट के इतिहास में आज पहली बार कोई खिलाड़ी टाइम आउट हुआ। दिल्ली में बांग्लादेश और श्रीलंका का मैच चल रहा था। मैच में श्रीलंका के बैट्समैन एंजेलो मैथ्यूज जब बल्लेबाजी के लिए क्रीज पर आए तो एक गड़बड़ कर दी। उनका हेलमेट जो है वो साथ में लेकर आए थे, उसका बेल्ट टूट गया। उन्होंने क्रीज पर आकर दूसरा हेलमेट मंगाने के लिए पवेलियन की तरफ इशारा किया। इस बीच बांग्लादेश के खिलाड़ी शाकिब ने टाइम आउट की अपील कर दी कि मतलब ये ज्यादा समय ले रहे हैं। पहले तो अंपायर को मजाक लगा, हालांकि बाद में दोनों अंपायर्स ने आपस में बात करके मैथ्यूज को बिना कोई गेंद खेले आउट करार दे दिया। और आज पाठशाला में रिवीजन के बाद और पहले चैप्टर के पहले हम आपसे टाइम्स नाउ नव भारत परिवार की एक पर्सनल बात शेयर करना चाहते हैं। आज टाइम्स नाउ नव भारत के हमारे परिवार ने अपना एक प्रतिभाशाली सदस्य खो दिया। दीपक शर्मा हमारे सहयोगी थे, महज 28 साल के थे, बहुत कम उम्र के थे, और आज सुबह उनके निधन की खबर मिली। दीपक शर्मा एक जिंदा दिल लड़का था। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में काम करते थे, जो गेस्ट आते हैं ना शोज में, उनको वो लेकर आता था। और जबरदस्त लड़का, मतलब 28 साल का। आप सोचिए ना, आप सोच ही नहीं सकते हम सबको इतना झटका लगा है कि दीपक अब हमारे बीच नहीं। यकीन से परे है कि दीपक अब हमारे साथ नहीं। दीपक के निधन से पूरे टाइम्स नाउ भारत परिवार में शोक है। दुख की इस घड़ी में दीपक के परिवार के साथ हम सब खड़े हैं और हम आप सब से भी, चूंकि हम पाठशाला में आप सबको अपना परिवार मानते हैं, आप सबसे भी अपील करते हैं कि दीपक की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और उसके परिवार को हिम्मत मिले, इसके लिए प्रार्थना कीजिए। और अब पाठशाला में पहली क्लास, और इसमें इंडी गठबंधन के उन नेताओं का चैप्टर जो राहुल गांधी को नहीं, नरेंद्र मोदी को पीएम बनाकर माने, जो राहुल की पीठ में खंजर चला रहे हैं। केजरीवाल अखिलेश ने वो कौन सा काम कर दिया कि मोदी बम बम हो गए होंगे, आज सबसे पहले उसका चैप्टर। आपको याद होगा कि जब इंडी गठबंधन बना था तो बड़े लाव लश्कर के साथ, धूम धड़ाके के साथ कि नरेंद्र मोदी को हरा देंगे ये।
और प्रधानमंत्री मोदी ने तभी कहा था कि ये लोग आज गले मिल रहे हैं लेकिन कल छुरियां निकालेंगे। और नरेंद्र मोदी का एक एक शब्द ठीक बैठ रहा है, वही हो रहा है। छुरियां निकल गई हैं और वो सारी छुरियां राहुल गांधी के पीठ में वैसे ही डाली जा रही हैं जैसे वो बाहुबली में नहीं कटप्पा ने मार दिया था पीछे से, वैसा ही सीन लग रहा है। गठबंधन तो बनाया था नरेंद्र मोदी को हराने के लिए, लेकिन आपस में ही लड़े मरे जा रहे हैं। इन्हें मिलकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ गठबंधन के लिए काम करना था, लेकिन ये एक तरह से नरेंद्र मोदी के लिए काम कर रहे हैं। बॉस, आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जो कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को पीएम बनते देखने का सपना पाले बैठी है, उन्हीं राहुल गांधी की पीठ में सियासी खंजर भोंके जा रहे हैं, और वो भी खुद इंडी गठबंधन के साथ ही भोंक रहे हैं, एक एक करके झाक झाक भोंक रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जो बातें नरेंद्र मोदी ने को कहनी चाहिए थी, भाई नरेंद्र मोदी का है, बीजेपी का है, जो उनको कहनी थी वो खुद इंडी गठबंधन के नेता कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहे हैं। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं या बताऊं, अभी सब सुनवाऊंगा, कि जनता को यह बताना कि कांग्रेस पार्टी कितनी चालू है, यह तो बीजेपी को ना बोलना था, ये इंडी गठबंधन के नेता बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी एक नंबर की चालू है। जनता को यह बताना कि कांग्रेस पार्टी पे भरोसा मत करना, ये तो नरेंद्र मोदी का काम था। वो अपने सहयोगियों को धोखा देने वाली पार्टी है, ये तो बीजेपी को बताना था। लेकिन इंडी गठबंधन के साथ ही बता रहे कि अरे कांग्रेस से बच के रहना, ये तो धोखा दे देती है। एक और चाकू पीछे से घाप। जनता को यह बताना कि कांग्रेस सिर्फ वोट के लिए जातिगत जनगणना कराने का वादा कर रही है, ये नरेंद्र मोदी क्या बताते, इंडी गठबंधन के नेता बताने लगे कि कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है जातिगत जनगणना से, उनको सिर्फ वोट चाहिए, इसलिए ये सब कर रहा है। जनता को यह बताना कि कांग्रेस की सरकारों ने राज्यों में कोई काम नहीं किया, ये बीजेपी और नरेंद्र मोदी क्या बताते, इंडी गठबंधन के नेता बता रहे हैं कि ये किसी काम की नहीं है, कांग्रेस पार्टी कोई काम नहीं करती। जनता को यह बताना कि कांग्रेस कैसे बरसों से देश को लूट रही है, जनता को यह बताना कि राज्यों में कांग्रेस का मॉडल एकदम फ्लॉप है, ये बातें नरेंद्र मोदी को कहनी थी। लेकिन कह कौन रहा है, इंडी गठबंधन के नेता मुंह खोल के कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव जैसे नेता कह रहे हैं। ये लोग कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं, राहुल गांधी की इमेज की धज्जियां उड़ा रहे हैं, पीठ में छुरा बोक रहे हैं, सियासी छुरा। और नहीं तो क्या है ये भाई, साथ में बैठ के फोटो खिंचाए, अब बता रहे कांग्रेस किसी लायक नहीं है। सब एक से बढ़कर एक बयान दे रहे हैं, और ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी का काम बहुत आसान हो रहा है। आपको लग सकता है कि ऐसा कैसे हो सकता है बॉस, ये लोग खुद कहेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए ऐसा। अरविंद केजरीवाल जो इंडी गठबंधन का हिस्सा है, वो केजरीवाल हरियाणा में जाकर जनता को ये बता रहे हैं, जनता को ना कांग्रेस से कोई उम्मीद है और ना ही कांग्रेस पर कोई भरोसा है। एक बार सुनिए, हरियाणा के रोहतक में रैली करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को क्या क्या नहीं सुनाया है, सुनिए आप भी। आज मैं भाई साहब चैलेंज के साथ कह सकता हूं, कांग्रेस के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आज आम आदमी पार्टी के पास है। बीजेपी के पास भी इतना बड़ा संगठन नहीं है जितना आम आदमी पार्टी के पास है। इतना बड़ा तो छोड़ो, मुझे लगता है इसका 10वां हिस्सा भी नहीं है उनके पास जितना आज आम आदमी पार्टी का संगठन तैयार हो चुका है। और संगठन हवा में नहीं बनता, संगठन में हड्डी होती है, खून होता है। संगठन तब बनता है जब लोगों को उस संगठन से, उस पार्टी से उम्मीद होती है। आज अगर कांग्रेसी या आज अगर भाजपा वाले गांव गांव में जाएं और कहें हम संगठन बनाना चाहते हैं, जुड़ो हमारे साथ, कोई नहीं जुड़ने वाला। आज जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता घर घर में जाता है तो हर घर का बच्चा बच्चा कहता है मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा, मैं भी जुड़ूंगा। अब अरविंद केजरीवाल दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के लिए कह रहे हैं कि उनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। चलिए, फिर भी समझ में आता है कि बीजेपी से लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इंडी गठबंधन के साथी कांग्रेस के लिए कह रहे हैं ये तो चुन्नू सी पार्टी है भाई, इनका संगठन तो हमारे 10% के बराबर नहीं, इनसे कोई जुड़ना नहीं चाहता। ये कांग्रेस का हाल कर दिया इन लोगों ने। इसी तरह मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस पर भी जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। कांग्रेस राज्यों के गवर्नेंस मॉडल की पोल खोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचार करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने लूटा। अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के छत्तीसगढ़ मॉडल को ही फ्लॉप और फेल बता दिया। एक बार सुनिए कांग्रेस के गठबंधन के साथी केजरीवाल कैसे कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में भी पहले 2 पार्टियां थी, दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था।
दोनों पार्टियों में सेटिंग थी, 5 साल तुम लूटो 5 साल हम लूटेंगे। 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी, 3 सीट बीजेपी को दी और 0 सीट कांग्रेस को दी। जबरदस्त बहुमत देके जिताया। दिल्ली में जैसे छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है कि नहीं है? अगर छत्तीसगढ़ में आपके पास 2 पैसे हो तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजते हो। सरकारी स्कूलों का बुरा हाल है। पहले दिल्ली में भी यही हाल था, पंजाब में भी यही हाल था। यानी केजरीवाल बता रहे हैं कि कांग्रेस किसी काम की नहीं है। छत्तीसगढ़ और पंजाब वहां शिक्षा का मॉडल तक नहीं दे पाई ढंग का, हम देंगे ना जी। केजरीवाल बता रहे हैं कि बीजेपी भ्रष्टाचारी तो है ही, कांग्रेस भी भ्रष्टाचारी है। लेकिन कांग्रेस के धागे खोलते खोलते केजरीवाल जो कह रहे हैं, ऐसे में कुछ सवाल तो केजरीवाल से भी पूछे जाएंगे कि अगर कांग्रेस भ्रष्ट है बॉस, तो इंडी गठबंधन में उसके साथ क्यों है केजरीवाल, ये भी तो बताइए। अगर कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक जैसे हैं, तो कांग्रेस का बहिष्कार पहले क्यों नहीं किया बॉस? पंजाब में कांग्रेस ना अच्छी शिक्षा दे पाई, ना अच्छा अस्पताल, तो केंद्र में कांग्रेस के साथ क्यों आना चाहते हैं बॉस? अगर आपका संगठन इतना मजबूत है, तो ज्यादातर जगहों पर आपकी जमानत जब्त क्यों हो जाती है बॉस? यानी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पीठ में सियासी छुरा भोगते भोगते अपने हाथ भी कट जाते हैं। क्योंकि सवाल केजरीवाल जी से भी पूछे जाएंगे कि बॉस ये तो कह रहे हैं आप, लेकिन यही कांग्रेस पार्टी के साथ तो फोटो खिंचा रहे थे राहुल गांधी के साथ। अरविंद केजरीवाल की तरह इंडी गठबंधन में शामिल अखिलेश यादव भी कांग्रेस को लगातार एक्सपोज कर रहे हैं। पहले तो अखिलेश यादव ने मीडिया के सामने ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन की इनसाइड स्टोरी रख दी थी और बताया था कि कैसे कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी के नेताओं को बेवकूफ बनाया, उन्हें रात भर जगाए रखा और फिर गठबंधन नहीं किया। अब अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर जनता को बता रहे हैं कि कांग्रेस तो चालू पार्टी है, कांग्रेस पे भरोसा मत कर लेना। यानी जो बातें नरेंद्र मोदी कांग्रेस के लिए कहते हैं, अब वही बात अखिलेश यादव कांग्रेस के लिए कह रहे हैं। एक बार सुनिए अखिलेश यादव। इसको भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से, इनकी बातों में मत आना। बीजेपी और कांग्रेस की बातों में कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है। ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। अब आप बताइए, ये फिर एक और छुरा गया ना पीछे से भाग। भाई कांग्रेस पार्टी को कह रहे हैं चालू पार्टी है, कांग्रेस में भरोसा मत कर लेना, और कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना राहुल गांधी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि उनका वोट जो है वो बीजेपी को शिफ्ट हो गया है। ये सारी बातें अगर आपको अखिलेश जी का चेहरा ना दिखाऊं, आवाज ना सुनाऊं, तो आप क्या कहेंगे? बीजेपी कह रही है, मोदी जी कह रहे होंगे। अरे भैया राहुल जी के साथ ही कह रहे हैं अखिलेश यादव। अभी तक यही लग रहा था कि अखिलेश यादव कांग्रेस से नाराज है क्योंकि कांग्रेस ने एमपी में उनकी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया और अखिलेश यादव की यह नाराजगी एमपी चुनाव तक ही सीमित रहेगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव कांग्रेस से इतने नाराज हैं कि वो अब इंडी गठबंधन को छोड़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने तो इंडी गठबंधन की जगह नया गठबंधन बनाने के संकेत दिए हैं, ऐसा गठबंधन जिसमें कांग्रेस की जगह ना हो। एक बार अखिलेश यादव को सुन लीजिए। आने वाले समय में जो गठबंधन बनेगा उसकी कड़ी अगर कोई होगी तो पीडीए होगी। हम पीडीए को मजबूत कर करके देश में गठबंधन बने, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो जिसमें हम आज भी हैं, और या कोई रूप दूसरा बने। देखिए कांग्रेस नहीं चाहती कि हम उनके सहयोगी दल बने।
कांग्रेस नहीं चाहती कि उनका सहयोगी दल मैं बनूं। इसी तरह अगर आज देखे होंगे आप पार्टी के खिलाफ भी कांग्रेस बोल रही है, तो ये वो दल हैं जो सहयोगी दल हैं। ये मौका था कांग्रेस पार्टी के पास जहां पर छोटे दलों को साथ लेकर के एक गठबंधन का संदेश दिया जाता, लेकिन क्योंकि वो सोचते हैं कि जनता उनके साथ खड़ी है, लेकिन पीडीए उनको जवाब देगा इस पर। मतलब भयंकर कांग्रेस पार्टी की छीछा लेदर कर रहे हैं लोग। लेकिन जैसे कुछ सवाल केजरीवाल जी से बनते थे वैसे ही कुछ अखिलेश जी से भी बनते हैं। अगर कांग्रेस चालू पार्टी है बॉस, तो इंडी गठबंधन में उसके साथ क्या कर रहे हैं? अगर कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं है बॉस, तो मध्य प्रदेश में उससे गठबंधन क्यों करना चाह रहे? गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस को चालू बताने लगे, पहले चुप क्यों थे बॉस? गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस भरोसे के लायक नहीं रही, हो जाता तो पब्लिक पर ऐसी पार्टी को थोप देते फिर तो। यानी कांग्रेस को एक्सपोज करते करते अखिलेश यादव ने खुद को भी एक्सपोज किया है कि ऐसे लोग, ऐसे नेता, ऐसी पार्टियां सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी से भी गठबंधन कर सकती हैं। भाई अगर आप खुद कह रहे हो कि कांग्रेस जो है वो चालू पार्टी है, भरोसे के लायक नहीं है, अगर 10 सीट दे देती, 15 सीट दे देती मध्य प्रदेश में, तो यही कांग्रेस का गुणगान ना कर रहे होते, यही कांग्रेस के साथ फोटो खिंचा रहे होते। 10 सीट 15 सीट नहीं मिली, जितने सीट चाह रहे थे नहीं मिली, तो कांग्रेस का सच बताने लगे आप, ये सच है उसका। यही काम जो है केजरीवाल कर रहे हैं कि अपना सेटिंग गेटिंग ठीक नहीं हुआ तो पब्लिक को बताने लगा रहे ये सब बेकार हैं, अपनी सेटिंग गेटिंग बैठ गई तो फिर कोई कुछ भी हो पब्लिक पे डालते चलो। अरविंद केजरीवाल कांग्रेस को भर भर के कोस रहे हैं। नीतीश कुमार कह चुके हैं कि कांग्रेस का ध्यान गठबंधन पर है ही नहीं। इधर अखिलेश तो गठबंधन से अलग होने की बातें करने लगे। सहयोगियों की इतनी नाराजगी के बाद भी कांग्रेस का पूरा फोकस सिर्फ विधानसभा चुनाव पर। वो अपने सहयोगियों के बयानों का कोई लोड ही नहीं ले रही। अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस को चालू पार्टी कह दिया, लेकिन कांग्रेस के नेता इस पर भी चुप है। देखिए जब प्रियंका वाड्रा से अखिलेश यादव पर सवाल किया गया तो वो कैसे बिना कुछ कहे चली गई। आपने देखा, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? पूरा देश देख रहा है। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे मैम? आपने देखा, मुझसे क्या पूछ रहे हैं? पूरा देश देख रहा है। अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे मैम? प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं बोली, लेकिन हमने कांग्रेस के कई नेताओं से अखिलेश यादव के बयान पर रिएक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नेता इस पर खुलकर बात तक नहीं करना चाहता। एक बार देखिए कैसे कांग्रेस के नेता अखिलेश के बयान पर कन्नी काट रहे हैं। हालांकि आप इंडिया गठबंधन के नेताओं पर कुछ बोलने से बचते रहे, लेकिन अखिलेश यादव चूंकि मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, तो टीकमगढ़ में अखिलेश यादव सभा कर रहे थे, वहां पर टीकमगढ़ में अखिलेश यादव सभा कर रहे थे, वहां पर नहीं। सर अखिलेश यादव ने चालू पार्टी कहा कांग्रेस को टीकमगढ़ में, इस पर क्या कहेंगे? हम भी चालू हैं भैया, हम पार्टी के हैं, हम भी चालू हैं। इंडिया गठबंधन चलने दो, चलने वाले चालू ही होते हैं। कांग्रेस पार्टी रिएक्ट नहीं कर रही। शायद उनको लगता होगा कि बाद में पहले ये चुनाव तो निकलने दो, फिर सबको समेट लेंगे। लेकिन बॉस पब्लिक भी तो देख रही है, कल को फिर सट जाइएगा, फिर सट के फोटो खिंचाइए, पब्लिक नहीं पूछेगी कि कल तो ये चालू थे, आज फिर सट गए। कांग्रेस के बड़े नेता कुछ नहीं बोल रहे, लेकिन अखिलेश यादव सब समझते हैं। अखिलेश यादव तो साफ साफ कह रहे हैं कि राज्य के स्तर पर जो बयानबाजी हो रही है वो दिल्ली में बैठे नेताओं के इशारे पर हो रही है। अखिलेश यादव को सुनिए। सर इंडिया अलायंस में दिल्ली के नेता हैं, इंडिया अलायंस में दिल्ली के नेता है वो चुप रहते हैं, लेकिन जो प्रदेश लेवल के नेता है वो कमेंटबाजी करते रहते हैं, उसमें क्या कहेंगे? ये प्रदेश के नेता हैं, ये इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहते हैं। प्रदेश के नेता दिल्ली के नेता के इशारे पे बोल रहे हैं। जिनका नाम आपने लिया उनके नाम में खुद बीजेपी का चुनाव चिन्ह है। इंडी गठबंधन में जब से ये गठबंधन बनाए एक काम ढंग का ये लोग नहीं कर पाए। जिस तरह से इंडी गठबंधन के नेता बात कर रहे हैं उससे तो इंडी गठबंधन का मामला फिनिश लग रहा है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन ये लोग गले मिलें, एक दिन छुरियां निकालें, एक दिन चाकू भोंकें, एक दिन सामने से गले मिल लें। पब्लिक सब देख रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि विधानसभा चुनाव में जो खटपट हुई है वो लोकसभा चुनाव में खत्म हो जाएगी और ये लोकसभा चुनाव के लिए नहीं लड़ेंगे और एक हो जाएंगे। अगर एक दूसरे के लिए जो अंदर जो एक दूसरे के लिए नफरत है वो निकल रही है और निकलती रही, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडी गठबंधन का मामला बढ़ने की जगह खत्म होता दिख रहा है। इस दौरान इंडी गठबंधन ने सिर्फ एक काम किया था, 14 एंकर्स का बॉयकॉट करना, वो भी ये लोग ढंग से नहीं कर पाए। मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेता कमलनाथ का जो इंटरव्यू हमारी संपादक नाविका कुमार ने लिया था, इंडी गठबंधन के समर्थक उस इंटरव्यू को लेकर पीछे पड़ गए और कांग्रेस समेत
और कांग्रेस सहित इंडी गठबंधन को ही कोसने जुट गए कि कमलनाथ ने इंटरव्यू कैसे दे दिया। भाई नाविका जी का नाम तो था उन 14 बाइकॉटेड एंकर्स में। खुद इंडी गठबंधन के नेता उमर अब्दुल्ला ने कह दिया कि 14 एंकर्स को बॉयकॉट करने वाला फैसला बहुत स्टूपिड, वो जो लिस्ट थी कह रहे हैं वो बहुत ही स्टूपिड लिस्ट। यानी इंडी गठबंधन ने एक काम किया, वो भी स्टूपिड लिस्ट बनाई, यानी वो भी स्टूपिड काम था, एक काम किया वो भी स्टूपिड काम लाया। और उन्हें खुशी है कि ये फैसला अपनी मौत खुद मर रहा है, ये भी लिखा हुआ। सवाल ये कि जब ये स्टूपिड फैसला था तो लिया क्यों था बॉस? ये सब सुनकर पब्लिक को इनका असली सच समझ में आ रहा। असल में इनका सच ये है कि इन्होंने गठबंधन तो मोदी विरोध के नाम पर बना लिया, लेकिन एक दूसरे पे भरोसा नहीं करते हैं ये लोग, इसलिए एक दूसरे के पीठ पर छुरी चला रहे हैं। और ऐसा करके ये सिर्फ दूसरे को नहीं खुद को भी एक्सपोज कर रहे हैं। जैसे आप अरविंद केजरीवाल का उदाहरण देखिए, जो अरविंद केजरीवाल आज कांग्रेस को छोटी पार्टी बता रहे हैं। भाई अभी कुछ महीने पहले ना दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में कांग्रेस के समर्थन के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। जब दिल्ली सर्विस बिल पर अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस का समर्थन चाहिए था तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस के नेताओं से मिलने का वक्त मांग रहे थे। अरे बॉस, इतनी छोटी पार्टी थी तो जाने देते। गठबंधन में शामिल होने के लिए दिल्ली सर्विस बिल पर कांग्रेस के समर्थन की शर्त रख रहे थे, तब तो उनके लिए कांग्रेस का समर्थन बहुत मायने रखता था। तब कांग्रेस जो है वो भ्रष्टाचारी पार्टी नहीं थी, तब इतनी चुन्नू सी पार्टी नहीं थी। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली सर्विस बिल के विरोध में समर्थन के लिए कांग्रेस का धन्यवाद दे रहे थे। कह रहे थे कि कांग्रेस की प्रतिबद्धता को दशकों याद रखा जाएगा। वाह बॉस, आप तो 2 महीने में ही कांग्रेस की प्रतिबद्धता भूल गए और दशकों याद रखने की बात कर रहे हैं। जबकि तब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को लेटर लिखकर कहा था कि वो दिल से कांग्रेस की तारीफ करते हैं। वाह, दिल से कांग्रेस की तारीफ करते हैं। अब मुंह से चुनाव में जाके कांग्रेस को भर भर कोस रहे हैं। लेकिन दिल्ली सर्विस बिल पास हो गया है। जिस मकसद के लिए अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस की जरूरत थी वो पूरा हुआ नहीं, तो अब अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस को धिक्कार रहे हैं। अब जनता भी ये सब देख रही है कि कांग्रेस को कोसकर अरविंद केजरीवाल खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं और फायदा नरेंद्र मोदी का हो रहा है। काम पूरा होने पर अरविंद केजरीवाल किस तरह से कांग्रेस को भूल गए, उससे कांग्रेस के नेता भी खफा है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने सोशल मीडिया पर अरविंद केजरीवाल को जमकर कोसा है। संदीप दीक्षित ने कांग्रेस को टैग करते हुए लिखा कि अब तो कुछ एहसास होगा इस दोगले की वफादारी का। ये लिख रहे, इतनी कड़ी भाषा लिख रहे हैं कि अब तो कुछ एहसास होगा इस दोगले की वफादारी का। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं और अपने सम्मान को छोड़ हम इस डैश 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 के साथ खड़े हो रहे हैं, लिख रहे हैं ट्विटर पे। भाई अब सोचिए, जब विपक्षी गठबंधन बना था तो सब पार्टियों के नेता कितने उत्साही, तब हर पार्टी बड़ी बड़ी कुर्बानी देने की बातें कर रही थी। तब ये लोग कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को रोकना ही इनका एकमात्र लक्ष्य है, उसके लिए फिर चाहे कोई बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े। तब नरेंद्र मोदी के खिलाफ यह प्लान बनाया गया था कि जिस सीट पर जो पार्टी मजबूत होगी वहां उस पार्टी का एक उम्मीदवार खड़ा होगा और बाकी पार्टियां उसे समर्थन करेंगी ताकि विपक्षी पार्टियों का वोट ना बटे। जबकि आज हालत यह है कि जहां ये लोग विधानसभा चुनाव में भी कुछ सीटों की कुर्बानी देने को तैयार नहीं है, ये विधानसभा चुनाव में भी आपस में लड़कर बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। जबकि आप इंडी गठबंधन में शामिल अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव चाहते तो एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से सीधे टक्कर से बच सकते, क्योंकि इन राज्यों में दोनों पार्टियों का कोई खास जनाधार नहीं है। अगर ये नहीं लड़ते तो कांग्रेस को ही फायदा होता और इंडी गठबंधन में भी एक मैसेज जाता कि ये लोग एक दूसरे के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। भाई देखिए ना, ये लोग जिस जगह के लिए लड़ रहे हैं, चालू पार्टी, भ्रष्ट पार्टी, क्या क्या नहीं बता दिया कांग्रेस पार्टी को, ये लोग उस राज्य में क्या है। मध्य प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश 2018 का आपको विधानसभा चुनाव का बता रहा हूं। आम आदमी पार्टी 208 सीट पर लड़ी, 208 पर लड़ी और जमानत इनकी जब्त हुई, जमानत जब्त हो गई 207 सीट पर। जो देख रहे हैं, 208 पे लड़ी आम आदमी पार्टी, 207 सीट पे जमानत जब्त हुई अरविंद केजरीवाल की पार्टी। इनका वोट शेयर था, वोट परसेंट 0.61% भी वोट नहीं आया इनको, और वहां खड़े होके जो है ये लोग कांग्रेस पार्टी को कोस रहे हैं। जब ये लोग 207 सीट पर जमानत जब्त करा रहे हैं और उसकी कुर्बानी नहीं दे सकते, तो आपको लगता है ये लोग देंगे लोकसभा चुनाव में कुर्बानी? इसी तरह से आपको हरियाणा का दिखाऊं। हरियाणा में आम आदमी पार्टी का क्या अस्तित्व है? 2019 का चुनाव देखिए, 2019 का हरियाणा का चुनाव। आम आदमी पार्टी लड़ी कितनी सीट पर भाई? ये लड़ती है 46 सीट पर, 46 सीट पर हरियाणा के अंदर, और जमानत जब्त होती है, जमानत जब्त हो गई
सारी 46 सीट पर 46 सीट पे लड़े, 46 सीट पे जमानत जब्त हो गई। वोट परसेंट आधा परसेंट वोट भी नहीं आया, 0.48% वोट आया। अब आप बताइए, और ये पूरे देश में इनसे बड़ा संगठन किसी का नहीं है। पब्लिक इनसे जुड़ने के लिए मरी जा रही है। अब आप देखिए छत्तीसगढ़ का देखिए, जहां पर ये जाके बोले कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्ट हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 2018 में क्या हुआ, आम आदमी पार्टी कितनी सीट पे लड़ी है? ये 85 सीट पर, 85 सीट पर। जमानत इनकी जब्त हुई कितनी सीट पर? जमानत जब्त हो गई 85 की 85 सीट पर, 85 की 85 सीट पर जमानत जब्त हो गई। और यहां भी 1% भी वोट नहीं आया। लेकिन इनको चुनाव लड़ना है छत्तीसगढ़ में और कांग्रेस को कोस के किसका फायदा कर रहे हैं फिर आप समझिए। इसी तरह अखिलेश यादव भी एमपी में कई सीटों पर कांग्रेस के सामने उम्मीदवार उतार रहे हैं, जबकि एमपी में समाजवादी पार्टी का कोई खास वजूद नहीं। अगर आपको समाजवादी पार्टी का बताऊं, मध्य प्रदेश में 2018 समाजवादी पार्टी का देखिए, समाजवादी पार्टी 2018 में इनका क्या परफॉर्मेंस था? ये लड़े कितने पे? 52 सीट पे, 52 सीट पर, और जमानत जब्त हुई इनकी जमानत जब्त हो गई 45 सीट पर, 45 सीट पर। 52 पे लड़े, 45 पे जमानत जब्त। वो वोट परसेंट इनका था करीब 1.3%, और जीते कितने पे? 1 सीट जीते, 1 सीट। बॉस, जिनसे एक जीती हुई सीट की कुर्बानी नहीं दी जा रही, ये लोग नरेंद्र मोदी के खिलाफ 2024 में आपको लगता है कुर्बानी देंगे? 80 लोकसभा सीट की। और इसमें अरविंद केजरीवाल तो अलग ही लेवल पर खेल रहे हैं। वो हर जगह उनकी पार्टी कूद जा रही है। उन्हें छत्तीसगढ़ पर भी राज करना है, मध्य प्रदेश में भी सत्ता पानी है, राजस्थान पे भी कब्जा कर लेना है, हरियाणा में भी वो आना चाहते हैं, और घूम घूम कर अपने लोगों को भरोसा दे रहे हैं जैसे वो सरकार बना ही लेंगे। जबकि इनका ये तक भरोसा नहीं कि कब तक ये बाहर रहेंगे, कब जेल चले जाएंगे। आज आम आदमी पार्टी की इमरजेंसी मीटिंग हुई है, जिसमें डिस्कस क्या हुआ वो सुनेंगे तो आपको हंसी आएगी। कहा जा रहा है कि इमरजेंसी मीटिंग में डिस्कस हुआ कि किस तरह से जेल से सरकार चलाएंगे। जेल से सरकार चलाने का डिस्कशन हुआ कहा जा रहा है। इनकी प्लानिंग ये है कि चाहे पुलिस कस्टडी से सरकार चले या जेल से चले, अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता चलाएंगे, वे ही मुख्यमंत्री रहेंगे, क्योंकि वोट उन्हीं के नाम पर मिला। इनकी सोच है कि कानून और संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि एक सिटिंग सीएम को ट्रायल के नाम पर जेल में डालने की कोशिश की जाए और इसके लिए इस्तीफा लिया जाए। इसलिए अरविंद केजरीवाल भले ही जेल चले जाएं, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, फिर चाहे सारी नैतिकता भाड़ में चली जाए। इन्होंने प्लान बनाया है कि जेल से ही सरकार चलेगी, वहीं पर अधिकारी बुलाए जाएंगे, वहीं पर मंत्री जाएंगे, जेल से ही दिल्ली की सरकार चलेगी। मतलब एक तो 100% माने हैं कि केजरीवाल जी जेल जाएंगे, लेकिन सरकार भी जेल से चलाने का प्लानिंग कर ली है। सुनिए कि दिल्ली सरकार के 2 मंत्री क्या कह रहे हैं। हमने ये भी डिस्कस किया कि हम कोर्ट जाएंगे और कोर्ट से परमिशन लेंगे कि कैबिनेट की मीटिंग्स जेल के अंदर हो सके। ज़रूरत होगी तो सारे अफसर जाएंगे वहाँ पर, ज़रूरत होगी तो हम वहाँ पे कैबिनेट की मीटिंग की फाइल्स लेके जाने की परमिशन कोर्ट से लेंगे। दिल्ली की सरकार जेल से चलाएंगे अरविंद केजरीवाल, और जेल से भी दिल्ली की जनता के कामों को रुकने नहीं देंगे। ये लगता है जैसा माहौल है बहुत जल्दी हम असली में जाएंगे, कोई बहुत ज़्यादा देर नहीं है। जिस तरीके की तैयारियां प्रधानमंत्री कर रहे हैं, जल्दी बाकी कैबिनेट कुलीग्स भी मुख्यमंत्री जी के साथ जेल में जाएंगे। तो हो सकता है आतिशी जेल नंबर 2 में हो, मैं जेल नंबर 1 में हूँ, कोई जेल नंबर 6 में हो। तो जब कैबिनेट मीटिंग हो ही करेगी तो आ जाए करेंगे एक साथ। कैबिनेट की मीटिंग करेंगे, कैबिनेट का फैसला करेंगे, मुख्यमंत्री जी को जब ज़रूरत हो ही करेगी तो अफसरों को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे, फैसला किया जाएगा, और हमारे विधायक साथी जो बाहर रह जाएंगे जितने भी, वो लोग उस फैसले को बाहर जो है कार्यान्वित करेंगे। अद्भुत प्लानिंग है, देख रहे हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस भी है कि सब अंदर चले जाएंगे, पूरी कैबिनेट अंदर जाएगी, वहीं से मीटिंग होगी। हालांकि एक तरफ यह सोचा जा रहा है कि जेल चले गए तो कैसे सीएम को बचाए रखना है, कुर्सी से पकड़ के सटे रहना है, और उधर यह सोचा जा रहा है कि जनता को महंगाई से कैसा बचाए कर रखा जाए, यह भी सोचने वाला कोई है। अब पाठशाला में आटे वाले प्रधानमंत्री का चक्कर, 2024 में चाय वाला नहीं।
वो आटे वाला जो होगा देश का प्रधानमंत्री, अब उसके बारे में बता। नरेंद्र मोदी ने चाय बेचने से अपना सफर शुरू किया था और वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे और इसीलिए कई बार उन्हें चाय वाला प्रधानमंत्री कहा गया। अब उन्हें आटे वाले प्रधानमंत्री के नाम से भी बुलाया जाने वाला है, जो लोगों को सस्ता आटा मुहैया करवाने में जुट गया है। आज सरकार ने ब्रांडेड आटे की तरह का एक आटा लॉन्च किया है और इसका नाम भारत आटा रखा गया है। मतलब चाय वाले से आटे वाले प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं अब नरेंद्र मोदी। पिछले कुछ अरसे में गेहूं की कीमत बढ़ी है, जिससे आटा थोड़ा महंगा हुआ है। इसलिए लोगों तक सस्ता आटा पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने यह बड़ा कदम उठाया। आटे का पैकेट ही लेके आ गए और इसका नाम दिया है भारत आटा। अब इसकी खासियत क्या आगे बताऊंगा, लेकिन अगर मार्केट में आटे का आप रेट देखेंगे तो जो नॉन ब्रांडेड आटा है वो 30, 35, 40 रुपए तक का मिलता है। ब्रांडेड में चले जाइएगा तो 40 से 50 और कई बार तो 60-60 रुपए किलो बेच रहे हैं ये लोग। जबकि नरेंद्र मोदी का भारत आटा मात्र 27.5 रुपए पर केजी मिलेगा। 27 रुपया 50 पैसा, ना एक पैसा ऊपर ना एक पैसा नीचे। भारत आटा की बिक्री आज से शुरू हो गई। इसे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉन्च किया। ऐसी 100 मोबाइल वैन निकली हैं जिनमें भारत ब्रांड का यह आटा नफेड, एनसीसीएफ, सफल, मदर डेयरी और दूसरे सहकारी संस्थानों के जरिए बेचा जाएगा। देश के ऐसे 2000 आउटलेट पर भारत आटा के ब्रांड से आटा बैग मिलेगा, जो 10 केजी, 30 केजी के बैग में उपलब्ध होगा। जिस आटे का मार्केट में औसत रेट 35 रुपए किलो के आसपास है, वो सिर्फ 27.5 रुपए प्रति किलो मिलेगा। दुनिया में जिस तरह के हालात हैं उससे भारत में भी असर पड़ता है और यहां भी कीमतें प्रभावित होती, लेकिन महंगाई को लेकर पीएम मोदी बेहद अलर्ट रहते हैं। और इसीलिए यूपीए के जमाने में जो महंगाई डबल डिजिट में रहती थी, वो नरेंद्र मोदी के राज में एक बार डबल डिजिट नहीं छू पाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार महंगाई को लेकर बहुत प्रोएक्टिव है। जैसे गेहूं के मामले में जब सरकार ने देखा कि उसकी कीमतें बढ़ रही हैं, आटा महंगा होगा, तो देश में गेहूं की पर्याप्त सप्लाई को सुनिश्चित करने के लिए गेहूं के निर्यात पर ही बैन लगा दिया। बाहर के लोग कूदने लगे कि भैया हमको गेहूं दीजिए, गेहूं दीजिए। बोले नहीं भैया, हम पहले अपना पब्लिक देखेंगे कि तुमको देंगे। सरकार ने गेहूं की स्टॉक होल्डिंग पर भी लिमिट लगा दी, जिससे कोई जमाखोरी ना कर सके। गेहूं की स्टॉक होल्डिंग को लगातार मॉनिटर किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि गेहूं और आटा की मार्केट में पर्याप्त सप्लाई होती रहे। इस तरह से सप्लाई बढ़ाकर गेहूं के मार्केट प्राइस को बढ़ने से रोका गया और आटे को महंगा होने से रोका गया। इसी तरह से टमाटर, प्याज, दालों की महंगाई को कंट्रोल में करने का प्रयास हुआ। जैसे टमाटर जब महंगा हुआ, और मैंने आपको पूरा विस्तार से पाठशाला में बताया था कि कैसे सीजनल हुआ है, तब भी बाहर से टमाटर मंगवाकर सप्लाई बढ़ाई गई और मार्केट में 200-250 रुपए जब किलो टमाटर बिक रहा था, तो सरकार ने 70-80 के रेट पर मुहैया करवाया लोगों। और अब तो फिर बीच में इतना सस्ता हो गया कि लोग फेंकने लगते। फिर प्याज महंगा हुआ तो जहां जहां सप्लाई कम है वहां पर दूसरे राज्यों से स्टॉक मंगवाकर सप्लाई बढ़ाई। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों से प्याज मंगवाया और दिल्ली, गाजियाबाद में सस्ते रेट पर बेच दिया। जैसे 27.5 रुपए किलो में सरकार ने भारत आटे की बिक्री शुरू की है, उसी तरह से सरकार प्याज को 25 रुपए किलो में बेच रही, जबकि प्याज का अभी रेट 50 से 60 रुपए चल रहा है। इसी तरह से भारत दाल ब्रांड के नाम से चने की दाल सरकार 60 रुपए किलो में दे रही है, जबकि मार्केट में चने की दाल की कीमत 80 से 100 रुपए चल रही है। लोगों तक सस्ता आटा पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या किया, उसके बारे में विस्तार से बताता हूं। सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सेमी गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव संस्थाओं को गेहूं अलॉट कर दिया। जैसे केंद्रीय भंडार, एनसीसीएफ, नफेड को 21.5 रुपए प्रति किलो के रेट से 2.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं दे दिया। इनसे कहा कि गेहूं को प्रोसेस करवाओ, आटा पिसवाओ और इसे भारत आटे के ब्रांड के नाम से तैयार करो। और इसकी कीमत एमआरपी जो है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, वो 27.5 रुपए प्रति किलो से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब 21 रुपए का दिया, प्रोसेसिंग में जो पैसा लगा 27.5 रुपए से ज्यादा में नहीं बेचना है, ताकि गरीब आदमी को सस्ता आटा मिले और बढ़िया आटा मिले। एक वक्त था जब अनाज सरकारी गोदामों में सड़ जाता था बॉस, कोई पूछने वाला नहीं था। यूपीए के जमाने में आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में बात चली गई कि भैया तुम लोग सड़ा दिए, गरीब को नहीं दे सकते थे, समुंदर में फेंकवा दिए, गरीब को नहीं दे सकते थे। देश ने यह देखा है भाई कि रखे रखे सड़ गया गेहूं, लेकिन गरीब जो है भूखे रह गया। यहां गरीब को दिया जा रहा है
अब उसी अनाज का बेहतर इस्तेमाल हो रहा है। सरकार किसानों से अनाज खरीद रही है और उसे जरूरतमंदों तक पहुंचा रही है। किसानों से अनाज की खरीद का अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये डबल, देश के लिए डबल जरूरी चीजें हो रही। 2023 जो रबी सीजन है उसमें अगर आप देखेंगे जो गेहूं की खरीद है, गेहूं की खरीद ये 262 लाख मीट्रिक टन हुई है। 262 लाख मीट्रिक टन। और रेट क्या दिया गया है किसान को? 2125 रुपीस प्रति क्विंटल, ये रेट दिया गया है किसान को। और जो खरीद की वैल्यू है, कितने का खरीदा गया है? 56,000 करोड़ का, 56,000 करोड़ रुपए का गेहूं सरकार ने खरीदा है। और फायदा कितने किसानों को हुआ है? 21,29,000 किसानों को फायदा हुआ है, उतने से खरीदा गया। आप सोचिए बीच में लोग कितना हंगामा और तमाशा किए कि एमएसपी खत्म हो रही। 56,000 करोड़ रुपए का तो सिर्फ इस रबी की सीजन का बता रहा हूं आपको। और उधर किसान से खरीदे, किसान को एमएसपी गई, उसको फायदा पहुंचा। और उसके बाद आ गया भारत आटा, जो आपको मिल रहा है कितने का? ये आपको मिल रहा है 27.5 रुपया का, 27 रुपया 50 पैसा। लीजिए, आम आदमी खुश, किसान खुश, देश में जो है सस्ता खाना मिल रहा है। गेहूं चावल की सरकारी खरीद के बाद इन्हें जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाता है। पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन मिल रहा है 16। और अब तो पीएम ने यह भी कह दिया है कि अगले 5 साल तक फ्री राशन की योजना चलती रहेगी। मकसद यह है कि किसी को खाने की कोई कमी ना रहे, क्योंकि एक वक्त था जब देश के गोदाम भरे रहते थे, गरीब आदमी का पेट जो है वो खाली रहता। भाइयों बहनों, मैं देश के गरीब भाइयों बहनों को आज दूर की धरती से बताना चाहता हूं, मैंने निश्चय कर लिया है, देश के 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना को भाजपा सरकार अब अगले 5 साल के लिए और बढ़ाएगी। और अगर 5 साल के लिए मुफ्त राशन मिलेगा तो गरीब का फायदा तो है ही, 80 करोड़ लोगों का फायदा तो है ही, किसान का भी फायदा है, क्योंकि किसान से ही एमएसपी पे सरकार खरीदेगी तो इधर तो दे पाएगी। तो डबल फायदा है और देश का फायदा है इस वक्त। पाठशाला में अब हिंदुओं के कटे सिर की मीनार खड़ी करने वाले क्रूर बादशाह का। भारत ने सदियों तक विदेशी आक्रांताओं के हमले झेले, उनके अत्याचार सहे, और इसमें तैमूर लंग का नाम बहुत लोगों ने सुना। लेकिन आज उसकी क्रूरता की कहानी आपको बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। तैमूर लंग मंगोल था और मध्य एशिया के समरकंद का बादशाह था। समरकंद मतलब आज का उज्बेकिस्तान का एक शहर कह लीजिए। यहां से तैमूर लंग आया था और भारत को लूटने के लिए आया था। भारत को लूटने के लिए तैमूर लंग जब आया और वो दिल्ली में घुसा तो दिल्ली में उसने ऐसी तबाही मचाई कि उस तबाही से उबरने में 100 साल लग गए। ये करीब 625 साल पहले, यानी साल 1398 में अगस्त के महीने की बात। तैमूर लंग ने 1 लाख सैनिकों और 2 लाख घोड़ों को लेकर भारत पर हमला बोल दिया। 3 महीने के अंदर तैमूर लंग की फौज सिंधु नदी पार करके तेजी से दिल्ली की तरफ बढ़ गई। इस रास्ते में तैमूर लंग की फौज ने करीब 1 लाख हिंदुओं को बंदी बना लिया। दिल्ली के पास पहुंचकर तैमूर ने लोनी में अपना शिविर लगाया। उस वक्त दिल्ली में तुगलक वंश के शासकों का राज था। तैमूर को डर था कि अगर दिल्ली सल्तनत की सेना उन पर हमला करती है तो तैमूर लंग के साथ चल रहे 1 लाख हिंदू बंदी दिल्ली सल्तनत की सेना के समर्थन में जा सकते। मतलब एक तो दिल्ली सल्तनत के सैनिक, इधर 1 लाख लोग जो बंदी बने हुए हैं वो भी अटैक कर देंगे। इसलिए तैमूर को अपनी सेना के पीछे चल रहे हिंदू बंदियों के विद्रोह का इतना डर हो गया कि उसने उसी जगह पर एक एक बंदी को मारने का आदेश दिया। तैमूर लंग के साथ चल रहे मौलानाओं तक की ड्यूटी लगाई कि वो इन बंदियों की अपने हाथ से हत्या करें। इस तरह दिल्ली पर हमले से पहले तैमूर लंग ने यहां कटे सिरों की मीनार खड़ी कर दी। मीनार, इतने हिंदू मार दिए, सबके सर काट दिए कि पूरा ऐसे मीनार जैसा खड़ा हो गया। दिल्ली पर हमले से पहले तैमूर लंग ने हिंदुओं के कत्लेआम की जो शुरुआत की वो दिल्ली पर जीत के बाद भी जारी रखी।
तैमूर लंग ने दिल्ली को लूटने के लिए हमला किया था। जंग में जीत के बाद उसके सैनिक लोगों का रुपया पैसा और अनाज लूटने में जुटे। दिल्ली में बसे हिंदुओं ने तैमूर लंग के सैनिकों की लूट का तीखा विरोध किया। जब दिल्ली के लोगों के विरोध की बात तैमूर को पता लगी तो उसने दिल्ली में विरोध करने वालों को ढूंढ ढूंढ कर कत्ल करने का आदेश दिया। इतिहासकार बताते हैं कि इसके बाद अगले कुछ दिनों तक पूरी दिल्ली खून के रंग में रंग गई। तैमूर के सैनिकों को दिल्ली में लूटपाट करने और लोगों को मारने की खुली छूट मिली थी कि जो मिले मारो उसको। बड़ी संख्या में लोगों ने जान बचाने के लिए एक मस्जिद में शरण ली। उन्हें लगा कि तैमूर के सैनिक कम से कम मस्जिद में तो नहीं आएंगे मारने के लिए, लेकिन सैनिकों ने मस्जिद में छिपे एक एक हिंदू को भी मार दिया और गलियों में कटे हुए सिरों को ऊंचा ढेर लगा दिया। नतीजा यह रहा कि अपनी धन दौलत, जवाहरात और इत्र के लिए मशहूर दिल्ली नर्क में बदल गई। लंबे समय तक जिसके कोने कोने से सड़ रही लाशों की बदबू आती है। यहां यह भी समझना जरूरी है कि अचानक मध्य एशिया के देश समरकंद के शासक तैमूर लंग की दिल्ली पर नजर पड़ी क्यों? तैमूर लंग मध्य एशिया में से होते हुए ईरान और इराक तक आक्रमण कर लूटमार कर चुका, वापस लौट रहा था। जब तैमूर अफगानिस्तान पहुंचा तो काबुल में एक गुप्तचर तैमूर से मिलने आया। यह गुप्तचर दिल्ली से लौटा था। गुप्तचर ने तैमूर को बताया कि बॉस, दिल्ली की हालत तो ठीक नहीं है। दिल्ली के बादशाह फिरोज शाह तुगलक की साल 1388 में मौत हो गई है और वहां की सल्तनत कमजोर नजर आ रही। तैमूर की बत्ती जली। गुप्तचर ने तैमूर को यह भी बताया कि फिरोज शाह की मौत के 10 सालों के अंदर दिल्ली में कई शासक बदल चुके हैं, मतलब स्टेबिलिटी नहीं है, दिल्ली के लिए हत्याएं हो रही हैं। गुप्तचर ने तैमूर को सुझाव दिया कि तुगलक वंश की आंतरिक कला का फायदा उठाते हुए उस पर हमला कर देना चाहिए बॉस आपको। मौका अच्छा है, कामयाब हुए तो इतना माल मिलेगा जो अब तक नहीं देखा होगा। असल में भारत को उन दिनों काफी अमीर देश माना जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। दिल्ली की दौलत के बारे में तैमूर ने भी काफी कुछ सुन रखा था। ऐसे में तैमूर ने गुप्तचर की बात सुनते ही वापस लौटने का इरादा बदल दिया और अपनी सेना को दिल्ली कूच करने का आदेश दिया कि चलो वहीं लूटपाट मचा। और उसके बाद जिस तरह का उसने अत्याचार किया वो रोंगटे खड़े करने वाला है। लाखों हिंदुओं को मार के उनके सरों की मीनार खड़ी कर